वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। मुक्तेंद्र कुमार, गुड इवनिंग सर। बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। मुक्तेंद्र, अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम मुक्तेंद्र कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले का रहने वाला हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है। और इसके अलावा मेरे इंटरेस्ट और हॉबीज़ में बॉलीवुड मूवीज़ देखना और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना और बौद्ध दर्शन सम्मिलित है। और इसके अलावा सिविल सेवा में मेरा ये दूसरा प्रयास और दूसरा साक्षात्कार है। 2019 के बाद से आप क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? सर 2019 के बाद से मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा है, फिजिक्स भी पढ़ा है, तो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का क्या काम होता है? सर एग्जैक्टली मुझे याद मालूम नहीं, लेकिन मैं सर अनुमान लगा सकता हूँ। सर कैटलिस्ट का काम होता है जो भी कोई भी रिएक्शन उसकी प्रोसेस को और गति देना, तो ये इसका बेसिक काम होता है। तो उसमें फिर कैटलिस्ट का क्या होता है? सॉरी सर। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको मालूम होगा? जी सर। तो कितने एलिमेंट्स हैं उसमें आज की डेट में? सॉरी सर। एक कैटेगराइजेशन होता है फर्मियंस और बोसॉन्स, यू आर अवेयर? जी सर। क्या होते हैं फर्मियंस और क्या होते हैं बोसॉन्स? सर इन्हें जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पिन के अनुसार इनको कैटेगराइज किया गया है। ओके, दैट विल बी गुड इनफ, थैंक यू। थैंक यू सर। मुक्तेंद्र, बिजनौर से आते हैं आप। आपने लिखा है फादर आपके प्रोफेशन वाइज डेली लेबर में आते हैं। अच्छा, तो कैसे अफोर्ड कर पाते थे? आपकी एजुकेशन कैसे कैसे रहा, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में आप? सर जो मेरी एजुकेशन है उसमें एक तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स भी मिली है। और इसके अलावा मेरी जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन है तो वो मैंने सारी सेल्फ स्टडी से की है, तो उससे भी मैंने सर इस तरह से मैनेजमेंट किया अपनी एजुकेशन को। ओके, वेरी नाइस। ये जितनी भी डिफेंस या पुलिस सर्विस है, नॉट ऑप्टेड एनी रीजन? सर इसके लिए प्रॉपर मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, जैसे कि इसके लिए मेरी हाइट के संबंध। जी सर। सिविल सर्विस में जाने का मुख्य कोई कारण? जी सर, इसके 3 कारण सर मैं गिना सकता हूँ। जो सर्वप्रथम है, एक तो ये बहुत बेहद ही कम उम्र में आपको डिसीजन मेकिंग की अच्छी पावर देती है, जिससे आप ग्रास रूट स्तर पर काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इससे कहीं ना कहीं एक सोशल प्रेस्टीज आपको प्राप्त होती है और इसके द्वारा आप अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित महसूस करवा सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा, इस क्षेत्र में डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो इसमें सीखने का काफ़ी व्यापक अवसर। जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, मतलब सभी मिडिल क्लास से हम जैसे देखते हैं, तो ऐसे में आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आप क्या कुछ करना चाहेंगे? क्या सीखा आपने अब तक? क्या जो समस्याएं देखी, संघर्ष किया आपने, आपके पेरेंट्स ने, तो आप उसके लिए मतलब जो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, अपना क्या कंट्रीब्यूशन देंगे, कैसे काम करेंगे आप, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी? सर सर्वप्रथम तो मैं महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करना चाहूँगा। इस स्तर में उनकी जो सिक्योरिटी है और दूसरा एजुकेशन, इन दो बेसिक क्षेत्र में कार्य करने की मैं कोशिश करूँगा। सिक्योरिटी के स्तर पर मुझे लगता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ग्रामीण स्तर पर, उनको एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को लागू किया जा सकता है उस क्षेत्र में, ताकि जो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग की अवधारणा को अच्छे से लागू किया जा सकता है। और दूसरा, ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा सकता है। जो भी सरकारी स्कीम्स है, योजनाएं हैं, उनको अच्छे से ग्रास रूट स्तर पर उसको अच्छे से जागरूकता अभियान के द्वारा महिलाओं तक पहुंचाने का मैं कार्य करूंगा। और इसके अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में मैं कोशिश करूंगा जो भी सरकार की ऐसी स्कीम्स है जो हायर एजुकेशन तक महिलाओं की, लड़कियों की पहुंच सुनिश्चित करवा सके, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, ये बताइए, अक्सर महंगाई की बात की जाती है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फसलों के दाम, मुख्यतः खाद्यान्न महंगाई की बात होती है ना, फसलों के दाम कम करे जाते हैं तो किसानों की समस्या आ जाती है, किसानों के कल्याण की समस्या आती है। महंगाई बढ़ने से किसानों का तो फायदा होता है, लेकिन कहीं जो गरीब मजदूर तबका है उसका नुकसान होता है, तो इसमें कैसे बैलेंस स्थापित किया जा सकता है? सॉरी सर। ठीक है, आपने अपने अदर एक्टिविटीज़ में लिखा है कि इंटरेस्ट इन बौद्धिस्ट फिलॉसफी, हिस्ट्री के भी आप छात्र हैं,
हम लोग चारवाक दर्शन जब पढ़ते हैं तो उसको नास्तिक की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को रिलीजन विदाउट गॉड कहा जाता है। इसमें भी ईश्वर की मान्यता को स्वीकार नहीं किया गया है, तो इसको क्यों नहीं नास्तिक दर्शन कहा जाता है? सर चारवाक दर्शन को नहीं, बौद्ध दर्शन को, बौद्धिस्ट फिलॉसफी को कभी आपने पढ़ा है कि इसको नास्तिक दर्शन कहा जाता है? सर बौद्ध दर्शन में ईश्वर और आत्मा दोनों को ही नहीं माना गया है। तो इसको नास्तिक दर्शन कह सकते हैं? जी कभी आपने पढ़ा है कि बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा गया है? सर कह सकते हैं। ठीक है। बौद्धिस्ट दर्शन है, इतिहास का भी आप छात्र रहे हैं, तो गांधी और बौद्ध जो दर्शन है उसकी विचारधाराओं में क्या समानता और क्या अंतर देखते हैं? बौद्ध धर्म अहिंसा में विश्वास करता है, तो एक सर्वप्रथम तो मैं अहिंसा के सिद्धांत में समानता देख रहा हूँ, और दूसरा यह नशे से दूर रहने की भी एक सिद्धांत देता है। तो गांधी जी भी उसके पूर्ण उन्मूलन के समर्थक थे। और तीसरा, इसने स्त्रियों को भी अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, और महात्मा गांधी भी स्त्रियों के जो सामाजिक स्थिति थी उसके उत्थान के लिए भी समर्थक थे। अच्छा, गांधी जी में ऐसा क्या था जो समकालीन नेताओं में नहीं था, जिसने गांधी को गांधी बनाया, और लोग नेता जो हमारे थे वो गांधी नहीं बन पाए? 3 ऐसे पॉइंट बताइए। सर सर्वप्रथम तो जो प्रमुख कारण था, उनकी जो सामान्य आम जन जीवन था वहाँ तक अच्छे से पहुँच थी, और वे ग्रामीण हिंदी का प्रयोग किया करते थे और सादी वेशभूषा पहना करते थे। बहुत से लोग थे जो गांधी के अनुयायी बने और सादा वेशभूषा उनका था, तो ये तो कोई यूनिक बात नहीं है। सर इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख कारण था वो यह था कि वे जो धर्म का प्रयोग वो अच्छे से क्या करते थे, ताकि सर्वसमावेशी रूप से सभी को अपने साथ लेकर चल सकें। एक दूसरा कारण प्रमुख यह था, वो जब भी धर्म की बात किया करते थे वो उसकी नैतिकता की बात किया करते थे। और इसके अलावा तीसरा यह था कि जो भी नरम दल और गरम दल था उसमें उन्होंने केंद्रीयतावादी का एक प्रमुख भूमिका निभाई। तो इस तरह से जो भी नरम दल और गरम दल दोनों के समर्थक थे तो वो उनके अनुयायी बन गए। अच्छा, रिसेंटली कभी आपने लिखा है ट्रैवलिंग इन हिस्टोरिकल प्लेसेस, रिसेंटली कहीं यात्रा की है आपने? जी सर, जंतर मंतर। जंतर मंतर की क्या विशेषता है बताइए। सर जंतर मंतर की जो प्रमुख विशेषता है, वहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जिसके तहत हम ग्रहों की स्थिति का मापन कर सकते हैं और सूर्य की सटीक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि जितनी हमारी साइंस डेवलप हो गई है, ऐसी स्थिति में अब जंतर मंतर की ज़रूरत है? सर ज़रूरत है। कैसे, ज़रा बताइए, कैसे उसकी इम्पोर्टेंस अभी बनी हुई है? सर ये हमारी एक ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है, तो इसीलिए मुझे लगता है इसकी अभी भी आवश्यकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ उसकी इम्पोर्टेंस से मैं ये जानना चाहता हूँ। सॉरी सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और। मान लीजिए कि आप बिजनौर से आते हैं और आप वहाँ के डीएम हैं, और सरकार की योजनाओं से वहाँ के लोग बहुत असंतुष्ट हैं, ठीक है, और सडनली आपके क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगता है, और ऊपर से आदेश आता है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान कोई भी वहाँ पर अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और जनता सरकार से नाराज़ है और वो प्रदर्शन करना चाहती है। कैसे इस घटना को, इस केस स्टडी को टैकल करेंगे? सर जो जनता का प्रदर्शन का अधिकार है वो एक मूल अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन यदि वे कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो तो उनका अधिकार है, तो वे कर सकते हैं। ऊपर से आदेश है आपके वरिष्ठ अधिकारियों का, किसी प्रकार की अव्यवस्था उस कार्यक्रम के दौरान नहीं होनी चाहिए। जी सर। तो उसकी अवहेलना करेंगे आप? सर क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ पर विजिट करने वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं धारा 144 भी लागू की जा सकती है। तो आपने कहा कि अमूल्य अधिकार है, तब तो आप उनके अधिकार को छीन रहे हैं। सर लोक व्यवस्था को जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, तो यदि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है तो उसके तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, ठीक है। मुक्तेंद्र, इतिहास क्या सिखाता है? सर इतिहास हमें यह सिखाता है कि जो भी ऐसी घटनाएं हुई हैं इतिहास में, उनसे सीखकर हम ऐसे आगे कार्य कर सकें जिससे कि
हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहें। तो मुझे लगता है इतिहास में जो गलतियाँ हुई हैं उनसे सीखें और आगे बढ़ा जाए। ये भारत ने कुछ सीखा है ऐसी किसी एक गलती जो पहले अब हम दोहरा नहीं रहे, पहले की किसी घटना से आप जोड़कर इसे उदाहरण से स्पष्ट कर पाएंगे? कोई एक घटना याद आती हो जो पहले हमने की थी और इतिहास से सबक लेते हुए हमने उसे दोहराई नहीं? सर एक तो मुझे याद आ रहा है कि इतिहास में मध्यकालीन के दौरान जो मिडिल ईस्ट था, सॉरी सर, मध्य एशिया था, तो वहाँ पर जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही थी तुर्कों की, तो उस पर हमने उस समय अच्छे से ध्यान नहीं दिया था। लेकिन वर्तमान में भारत की जो विदेश नीति है वो अच्छे से मध्य एशिया के जो भी मुद्दे हैं उनको अच्छे से नज़र बनाए रखे हुए है, क्योंकि इस क्षेत्र की जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही आवश्यक होती हैं। तो मुझे लगता है इस क्षेत्र में हमने अच्छे से सीखा है। बजट देखा आपने इस बार का? जी सर। आपको क्या लगता है ये बजट आपकी उम्मीदों के अनुरूप है आपको, या इससे कुछ ज़्यादा या कुछ कम उम्मीदें थे? सर बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया गया है मुझे लगता है वो उम्मीदों का अनुरूप है। 10 पे कितना नंबर देंगे? आपका ये दूसरा प्रयास है, पिछली बार भी आपने इंटरव्यू फेस किया, आपको क्या लगा कहाँ कमी रहेगी? सर मुझे लगता है कि मैं प्रश्नों को सही तरीके से उसका आकलन नहीं कर पाया। पिछले बोर्ड के 2 प्रश्न जो आपको याद हो? सर पहला तो यह था कि बिजनौर किस लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा यह था कि कोई मूवी किस तरह से हिट होती है, कि किस आधार पर उसको हिट माना जाता है। चलिए ठीक सर। मुक्तेंद्र, आपने समस्या जो बिजनौर की बताई, सर एक और बहुत बड़ी समस्या है वहाँ का सेक्स रेशियो पता है कितना है? सर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 912 है, सॉरी सर 917 है। 917। जी सर। बहुत ही, अगर भारत के साथ यूपी के साथ देखा जाए तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है, वहाँ कम क्यों है? सर सबसे पहला कारण तो जो पितृत्व सत्तात्मक हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसका एक प्रभाव है, क्योंकि जो लोग हैं वो पुत्र को वरीयता देते हैं, और इसके कुछ और कारण। बातें, चूंकि वो पूरा रेंज ही ऐसा है, लेकिन आपके जिले में पार्टिकुलर ये समस्या है, कुछ और बातें भी दिखती हैं क्या? क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज की अगर हम बात करें तो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो, पश्चिम हो, सब जगह है। जी सर। बिजनौर में जो स्थिति उसके बगल के जिले में ऐसी नहीं है, वहां भी ऐसी सोच थी, कुछ और ऐसा दिखता है? अच्छा, मान लीजिए आपको एक सिचुएशन मिलती है और एक पावर है आपको कि यहाँ सेक्स रेशियो को बेटर करना है, तो क्या क्या आप कदम उठाना चाहेंगे अपने जिले में सेक्स रेशियो को फेवरेबल बनाने के लिए? सर सबसे पहले तो जो पीसीपी एनडीटी एक्ट है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो बेहद ही नाम मात्र के बराबर है। दूसरा सर मैं ये करूँगा कि जो भी हमारी गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन तक प्रॉपर पहुंच उनकी हो सके और उच्च स्तर तक वे पहुंच सके, और इसके लिए हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने कन्या सुमंगला योजना भी लागू की गई है, ताकि उच्च स्तर तक की शिक्षा महिलाओं को प्राप्त हो सके। और तीसरा सर ग्रामीण स्तर पर जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैं या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको साथ में लेकर नुक्कड़ नाटक इत्यादि की सहायता से जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाए। कुछ नई चीज, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा उपयोग करेंगे आप जिससे पता चले कि ये और अच्छे तरीके से लागू हो सके पीएनडीटी एक्ट और बाकी सब? सर टेक्नोलॉजी के स्तर पर सीसीटीवी कैमरास वगैरह इन सब को यूज किया जा सकता है। और अच्छा, बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ते हुए शून्यवाद आता है, जरा इसको कि क्या है ये फिलॉसफी? सर शून्यवाद को नागार्जुन द्वारा दिया गया है, और इसके तहत एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है जहाँ मनुष्य शून्य के स्तर को प्राप्त कर लेता है, मतलब कि वह होता भी है और नहीं भी होता है। तो एक ऐसी स्थिति है जब उसका चेतना एक पूर्ण उच्च स्तर को प्राप्त कर लेती है और वह खुद को भी भूल जाता है, तो एक ऐसी स्थिति को शून्यवाद कहा है। ऐसा नहीं लगता कि जो उपनिषदों में या फिर बाद में हम शंकर में देखते हैं जो पारमार्थिक सत्ता है उस स्तर पर जाकर शून्यवाद लगभग वैसा ही कुछ है? जी सर, कुछ समानता दिखती है। अच्छा, प्रतीत्व समुत्पाद क्या है? सर प्रतीत्व समुत्पाद के तहत यह बताया गया है कि यदि इसके तहत कार्य कारण सिद्धांत बताया गया है कि यदि कोई रिएक्शन हुआ है तो उसके लिए कोई ना कोई एक्शन भी जरूर हुआ होगा, और यदि कोई कुछ दुख है तो उसका कुछ कारण भी होगा, तो यही प्रतीत्व समुत्पाद है।
अच्छा, बुद्ध को लेकर बहुत सारे लोग बातें तो करते हैं लेकिन बुद्ध को वास्तव में जीते नहीं है। बहुत लोग मिसयूज करते हैं बुद्धिज्म का धर्म के नाम पर। आजकल आपने सुना है नौआयतन बौद्ध, सॉरी सर। डॉक्टर अंबेडकर साहब को पढ़ा है आपने? जी सर। अच्छा, उनका हिस्ट्री के बारे में क्या विचार था? उन्होंने एक बात कही कि जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते उन्हें इतिहास भुला देते हैं, मतलब ना तो वो अतीत जान सकते हैं ना उनका भविष्य। इस बात पे कुछ कह सकते हैं? निश्चित रूप से सर, हमारी जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको जानने के लिए इतिहास का अध्ययन बेहद ही आवश्यक है। चाहे हम भारत की जो विविधता में एकता वाली संस्कृति है, यदि उसको जानना है तो हमें इतिहास का अध्ययन बेहद आवश्यक है। जैसे कि जब मौर्योत्तर काल हुआ तो उस समय व्यापक स्तर पर नए नए वर्गों का उदय, नए नए जो आर्किटेक्चर है उस क्षेत्र में प्रगति हुई। और इसके अलावा जो भी बाहर से भारत पर आक्रमण हुआ वो धीरे धीरे भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन गए। तो उस समय से भारत की जो विविधता में एकता वाली संस्कृति है उसको देखा जा सकता है। और इसके बाद मध्यकाल का अध्ययन। चलिए लास्ट क्वेश्चन। जी सर। आप ये बताइए कि बुद्धिज्म यही पैदा हुआ, काफी हद तक लुम्बिनी में पैदा हुए बुद्ध और सारी चीजें फैली, लेकिन धीरे धीरे बुद्धिज्म जो है यहाँ पे सिमटता चला गया, लेकिन बाकी देशों में यह बड़ा प्रसारित हुआ। तो इसके 3 पॉइंट बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे यहाँ पैदा, हमारे यहाँ सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे यहाँ उतना प्रसारित नहीं हुआ जितना कि और हम साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया में देखें। सर, इसका जो पहला कारण है, इसमें एक तो विभाजन हुआ हीनयान और महायान, और इसके साथ ही जो पाली भाषा का पहले प्रयोग करते थे बुद्धिस्ट, उसके स्थान पर उन्होंने संस्कृत को वरीयता देने की शुरुआत कर दी, जिससे कि आम जनमानस से यह कुछ कट सा गया। और दूसरा कारण यह था कि पूर्व मध्यकाल में इसे राज्य के संरक्षण की समर्थन का अभाव रहा, क्योंकि जो दक्षिण में नयनार और अलवार थे उन्होंने बौद्धों की काफ़ी कटु आलोचना की। तो इस तरह से एक तरह से राज्य का संरक्षण का अभाव रहा। और तीसरा, बाहर से तुर्कों का जब आक्रमण हुआ तो उस क्रम में व्यापक स्तर पर बौद्धों की मृत्यु हुई, और इस क्रम में नालंदा का भी पतन हुआ जहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में। ओके मुक्तेंद्र, तो फॉर्मल पार्ट ऑफ इंटरव्यू ओवर हुआ, आप जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।